गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, नीड फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है। फिजिक्स एज वी नो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम नेचर और नेचर के अंदर होने वाले फिनोमिना को स्टडी करते हैं। फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमिना, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इज़ असेंशियल, कि किसी फिनोमिना के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए आपको अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। एवरी बॉडी व्हेन फ्री फॉल डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल फिनोमिना, जब किसी बॉडी को हम गिराते हैं ऊपर से, जैसे हमने बॉल छोड़ दी छत पे से नीचे की तरफ वो आ रही है, तो इस फिनोमिना को समझने के लिए कि क्या क्या चेंज होगा, वी मस्ट नो वाई द बॉडी फॉल्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि बॉडी गिरती क्यों है, नीचे की तरफ क्यों आई। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल, बॉडी नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से आएगी। इज़ दिस वेलोसिटी अ कांस्टेंट, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। डज दिस टाइम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, क्या ये टाइम बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। इज़ द टाइम अ फंक्शन ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी, क्या बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग टाइम वेरी करता है। एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो फ्री फॉलिंग बॉडी है उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास एट्सेट्रा आर असेंशियल। तो हमें बॉडी कितने डिस्टेंस से गिरी है, कितने टाइम कवर किया है, कितना बॉडी का मास है, इन सब का मेजरमेंट ज़रूरी होता है, तभी हम इस फ्री फॉल फिनोमिना को अच्छे से समझ सकते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन वी रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट, तो लगभग सभी फिजिकल सिचुएशन, मतलब जितनी भी कोई भौतिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर मेजरमेंट की ज़रूरत हमेशा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही वो जगेगा। विच कोस्ट अस, जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, बिल भरना पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज़ अ मस्ट, और वो जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसका मेजरमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा बिल आएगा। इफ़ समवन इज़ हैविंग फीवर, अगर किसी को बुखार है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ असेंशियल, तो बॉडी का टेम्परेचर मापना भी ज़रूरी हो जाता है। दस वी फाइंड दैट द ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है फिजिक्स के अंदर। लॉर्ड कैल्विन वंस रिमार्क्ड दैट व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट। तो लॉर्ड कैल्विन कहते हैं अपनी इस डेफिनेशन के अंदर कि जब आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसे माप सकते हैं और उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको उसके बारे में कुछ पता है। बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, तो जब आप उस चीज़ को नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, योर नॉलेज इज़ अ मिरेज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, तो आपकी जो नॉलेज है वो मिथ्या है और वो अनसेटिस्फाइंग है, मतलब वो सही नहीं हो सकती। आगे देखिए, आगे है फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। ऑल द क्वांटिटीज़
in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantities। कि all the quantities, वो सभी मात्राएं, वो सभी चीज़ें जिनको हम फिजिकल के लॉ से डिस्क्राइब कर सकते हैं और उनको मापा भी जा सकता है, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, द मेजरिंग प्रोसेस, कि मापा कैसे जाता है चीज़ों को। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो जो मेज़रमेंट का प्रोसेस होता है वो एक तरह से कंपैरिजन का प्रोसेस होता है। हम किसी स्टैंडर्ड यूनिट से अपनी उस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं जो हमने लेनी या देनी है, ठीक है, जो हमने ख़रीदना है या बेचना है, उस चीज़ का कंपैरिजन हम एक स्टैंडर्ड यूनिट से कर देते हैं। जैसे कि दुकानदार कोई सामान बेचता है तो वो अपने सामान का कंपैरिजन जो स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, उससे करता है, तो उसमें वो चीज़ को बेचता है। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट। तो यही जो मैंने अभी अभी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, हम एक यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं मेज़रमेंट का। जैसे कपड़ा ख़रीदना है, हम उसे मीटर में नाप सकते हैं, एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, और इस क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड यूनिट से में कंपेयर कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड chosen should obviously be of the same nature as that of the quantity to be measured, कि जो हमने स्टैंडर्ड चुना है वो उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह की हमने क्वांटिटी को चुना है मापने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ टू बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओनली, कि अगर हमने किसी चीज़ की लेंथ नापनी तो उसके लिए जो यूनिट चुना जाएगा वो भी लेंथ का ही यूनिट होना चाहिए। जैसे लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ये यूनिट चुन सकते हैं। सिमिलरली, और इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या दे रहे हैं ये, यूनिट ऑफ मास हैज़ टू बी इन टर्म ऑफ मास एंड सो ऑन। तो मास नापने के लिए जो यूनिट होना चाहिए वो भी मास का ही यूनिट होना चाहिए। The chosen standard of measurement of a quantity which has essentially the same nature as that of the quantity is called the unit of the quantity। तो जो स्टैंडर्ड चुना जाता है किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए और वो उसी नेचर का है जिस नेचर की वो क्वांटिटी है, तो उस स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। उस स्टैंडर्ड को यूनिट ऑफ द क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 मीटर। इन कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स विच यूनिट इज़ कंटेन्ड इन द क्वांटिटी, कि किसी भी क्वांटिटी को अगर नापना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम ये यूनिट क्वांटिटी के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज वी हैव टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन ए बी एंड वी सेलेक्ट मीटर एज द पॉइंट ऑफ मेज़रमेंट। मान लो हमें ये जो सामने फिगर के अंदर दिखाई दे रही है लाइन ए बी, इसकी लेंथ नापनी है और हमने इसके लिए मीटर का इस्तेमाल किया है। वी प्लेस द मीटर रोड सक्सेसिवली अलोंग ए बी, तो ए बी के अलोंग हम मीटर रोड को रखते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देख के बताइए कितने मीटर रोड ए बी के अलोंग रखी गई हैं, 3 मीटर रोड हैं। तो इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। एंड फाइंड दैट इट इज़ कंटेन्ड 3 टाइम इन ए बी, तो मीटर रोड ए बी के अंदर 3 बार रखी जा सकती है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। दस 3 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ ए बी, तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमने यूनिट क्या यूज़ किया है, मीटर, तो बाद में क्या आ जाएगा, मीटर लिखा जाएगा। सो वी राइट ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। इन जनरल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे लिखा जाता है, जैसे उसे क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है यूनिट। दस व्हेन अ यूनिट u ऑफ द क्वांटिटी इज कंटेन्ड n टाइम्स इन द क्वांटिटी वी राइट q क्वांटिटी इज इक्वल टू n u। n है नंबर और u है यूनिट। फर्दर,
We know that magnitude of a quantity remains the same, whatever may be the units of its measurement. Hence we may write कि किसी भी क्वांटिटी के यूनिट जो मर्जी यूज़ किए जाएं वो क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। तो हम जैसे लिख सकते हैं क्या इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहाँ पे ये क्या है, वेयर U1 U2 आर टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। U1 U2 अलग अलग यूनिट्स हैं ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, एंड N1 एंड N2 आर देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और N1 N2 दोनों की अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, U1 U2 अलग अलग यूनिट्स है। तो एक क्वांटिटी को हम अलग अलग यूनिट में नाप सकते हैं, जैसे कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और मीटर्स में भी नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगी। मान लो 1 मीटर लेंथ है तो सेंटीमीटर में अगर उसे नापेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, और अगर मीटर में नापेंगे तो 1 मीटर आएगा। मतलब अगर यूनिट छोटा है तो नंबर बढ़ जाएगा, अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर घट जाएगा किसी एक क्वांटिटी के लिए। ये देखिए आगे एक्सप्लेन किया है इसमें। इफ़ U1 इज़ ग्रेटर देन U2, मान लो यूनिट 1 बड़ा है और यूनिट 2 छोटा है, देन N1 इज़ लेस देन N2। तो नंबर 1 जो N1 है पहले यूनिट के साथ जो नंबर आएगा वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे यूनिट के साथ, क्योंकि बड़े यूनिट के साथ नंबर की जो वैल्यू है वो घट जाती है। अ बिगर यूनिट इज़ कंटेन्ड स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम इन द क्वांटिटी। तो अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा आएगा उसके साथ उस क्वांटिटी के लिए, एंड वाइस वर्सा। और अगर यूनिट छोटा है तो जो नंबर है वो बड़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी से AB इज इक्वल टू 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, द बिगर यूनिट मीटर is contained 3 times in AB and smaller unit centimeter is contained 300 times in AB। तो बड़ा यूनिट मीटर है तो उसके साथ तो सिर्फ 3 आया, जबकि स्मॉल यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो उसके साथ आया 300। तो स्मॉलर यूनिट के साथ नंबर बढ़ाता है और बिगर यूनिट के साथ नंबर छोटा आता है। तो ये मेजरिंग प्रोसेस का कंसेप्ट था जो आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है इसको बार बार और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।